तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th का चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन का महत्वपूर्ण थ्योरी लेकर के आए हैं, जो कि आप लोगों को ध्यान रखने योग्य है, यानी कि इसको आपको क्लियर रखने का योग्य है। इससे आपको क्वेश्चन आने का संभावना रहता है और इससे आप पूरा से पूरा प्रश्न बना करके आएंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं प्रकाश का परावर्तन का गुण। आप लोग जैसे कि देख सकते हैं प्रकाश का परावर्तन का गुण। जैसे आप लोग देख सकते हैं प्रकाश का परावर्तन का गुण, इसके गुण क्या है ना। प्रकाश के परावर्तन का इसके गुण क्या है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से क्या है, प्रकाश जो है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है तो हमारे आँखों तक पहुँचती है, वह वस्तु हमें दिखाई देती है। तो प्रकाश क्या है, एक प्रकार का एनर्जी है। क्या है, एनर्जी है। प्रकाश एक प्रकार क्या है, एनर्जी है। प्रकाश जो है एक प्रकार क्या है, एक प्रकार का प्रकाश जो है एक प्रकार का एनर्जी है। क्या है, एनर्जी। एनर्जी कहने का मतलब क्या है, ऊर्जा। क्या कहने का मतलब, ऊर्जा। यानी कि ऊर्जा क्या कहलाता है, यानी कि किसी भी काम को करने के लिए जो ऊर्जा का आवश्यकता होता है उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, यानी कि एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी जो होता है यानी कि आँख एक प्रकाश के क्या है, ऊर्जा है। तो प्रकाश के बारे में उम्मीद होगा कि आप लोग प्रकाश के बारे में समझ लें कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह ऊर्जा है ना। प्रकाश वह ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, और हम किसी वस्तु को डायरेक्ट नहीं देखते हैं। क्या होता है, हम किसी वस्तु को डायरेक्ट नहीं देखते हैं, बल्कि क्या होता है, ये सूर्य है ना, ये हमारे आँखें हैं, ये हमारे सूर्य है, ये हमारी आँखें हैं, यहाँ पर ये आँखें हैं। सूर्य से ये हमारा वस्तु है ना, ये हमारा वस्तु है, कोई गोल सा वस्तु है। अब क्या हो गया, ये सूर्य से जो होता है प्रकाश जो होता है पहले यहाँ पर पहुँचती, उसके बाद टकरा कर हमारे आँखों तक पहुँचती, तब जा कर के हमें दिखाई देता है। तो ये आप लोग भर में नहीं रहिएगा कि हम प्रकाश सीधे हमारे वस्तु तक आँखों तक दिखाई देता है, नहीं। प्रकाश जो है पहले यहाँ से आता है, टकराता है, उसके बाद हमें वस्तु दिखाई देता है ना। उसके बाद अगला बात करते हैं प्रकाश के मुख्य गुण। प्रकाश के मुख्य गुण क्या है, तो आप लोग देख सकते हैं कि प्रकाश का मुख्य सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश के हमेशा सीधी सरल रेखा में गमन करती है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं। अब अगर सीधी रेखा में गमन नहीं करता तो आप लोग खिड़की खुला रहता, आप लोग दीवार लगाते हैं घर में रहने के लिए कि ताकि प्रकाश की धूप ज़्यादा नहीं पड़े। अब क्या होता कि खिड़की खोलते और जब टेढ़ा मेढ़ा रहता तो एकदम कि एकदम पूरा लगा लिया है ना, खिड़की लगा लिया, एकदम डगरिया देने से जा कर के घुस के चल जाता, वो आपको पूरा एकदम खूब रौद देता, आपको गर्मी लगता। तो क्या है, प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन करता है, और जब टेढ़ा रेखा में गमन करता बाबू तो एकदम पूरा दिक्कत होता है ना। अब क्या होता है, अदृश्य रूप होता है, यानी कि ये दिखाई नहीं देता है ना, ये जो होता है अंतरिक्ष में दिखाई नहीं देता है। प्रकाश की चाल का बात करें तो निर्वात में, जहाँ पर निर्वात किसे कहते हैं, तो निर्वात उसे कहती है जहाँ पर कोई भी हवा नहीं हो, उसमें हो जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है ना। प्रकाश का चाल क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगला चलते हैं तरंग। अब प्रकाश का एक प्रकार का प्रकृति है तरंग। तरंग क्या है, तो प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है, इसलिए इसे संचरण के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यह एक चुम्बकीय तरंग की तरह होता है, इसीलिए इसका जो है गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। अगर माध्यम की आवश्यकता होता तो वायु से, निर्वात से होकर के पार नहीं हो पाता, समझ गए ना। आगे बात करते हैं, अगला बात करते हैं कि प्रकाश की किरणें और किरण पुंज है ना। प्रकाश की किरणें और किरण पुंज, आप ये किरण और किरणें पुंज क्या होती है, तो किरण जो होता है यानी कि जो सीधी सरल रेखा में सीधी प्रकाश जो है ना, प्रकाश किरण की बात करते हैं कि ये किरण क्या होता है। तो अब आप लोग को बता दें कि प्रकाश जिस सीधी सरल रेखा में गमन करती है उसे हम किरण कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं, तो ढेर सारा प्रकाश आकर के जब एक जगह मिल जाता है तो क्या होता है, पुंज का निर्माण होता है। क्या होता है, पुंज का निर्माण होता है, यानी प्रकाश जो होता है, प्रकाश ढेर सारा प्रकाश
एक जगह आकर के ढेर सारा प्रकाश एक जगह आकर के सगरों से एकदम ढेर सारा प्रकाश एक जगह आकर के क्या होता है, मिल जाता है। क्या होता है, मिल जाता है। उसे हम जो पुंज बन जाता है उसे हम क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। आगे चलते हैं तो क्या होता है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि एक निश्चित दिशा में सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब ये जो होता है 3 प्रकार के होता है। प्रकाश की किरण पुंज कितना प्रकार के होता है, तो 3 प्रकार के होता है। एक अपसारिक किरण पुंज होता है, दूसरा में अभिसारिक किरण पुंज होता है, समांतर किरण पुंज होता है, तीसरा में क्या होता है, समांतर किरण पुंज होता है। अब अपसारिक किरण पुंज के बारे में बात करते हैं। तो अपसारिक किरण पुंज जो होता है क्या होता है, ये जो होता है अपसारिक किरण पुंज जो होता है एक जगह से, जैसे कि यहाँ पर प्रकाश स्रोत है, यहाँ से चारों बगल फैल रहा है ना, क्या होता है, फैलने का काम करता है, तो उसे हम अपसारिक किरण पुंज कहते हैं। और अभिसारिक किरण पुंज किसे कहते हैं, जैसे एक बिंदु है ना, और ढेर सारा प्रकाश एक बिंदु पर आकर के मिल रहा है, उसे हम अभिसारिक किरण पुंज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अभिसारिक किरण पुंज कहते हैं, है ना। ढेर सारा प्रकाश जब एक जगह आकर के मिलता है तो उसे हम अभिसारिक किरण पुंज कहते हैं। और समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, है ना। अब आप देख सकते हैं आगे समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, समांतर जिसमें सभी किरण पुंज क्या हो, समान दिशा में हो, है ना, सभी एकदम समान दिशा में चले, उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। आगे समझते हैं, देख सकते हैं आप लोग कि इस तरह से, है ना, क्या हो रहा है यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सारा प्रकाश एक जगह से फैल रहा है, सारा जो है फैल रहा है, एक बिंदु से सारा फैल रहा है। तो ये क्या है, अपसारिक किरण पुंज, डाइवर्जिंग रे। और यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक बिंदु से ऊपर आकर के सब मिल रहा है, सब प्रकाश जो है एक बिंदु पर आकर के मिल रहा है। तो ये जो मिल रहा है उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारिक किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, जो सभी किरणें क्या हो, समान हो, यानी समांतर आमने सामने हो, सभी समान हो, तो समांतर पैरेलल किरण पुंज कहते हैं। अगला टॉपिक बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। इस चैप्टर का यानी कि इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यह है प्रकाश का परावर्तन, और इसी पर खेला होता है। अब समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। परिभाषा समझने से पहले आप लोग ये समझिए कि कोई दर्पण है ना, कोई दर्पण है, ये समतल दर्पण है ना, ये क्या है, समतल दर्पण है। अब क्या होता है यहाँ पर अब क्या होता है कि किरणें इस तरह से, अपसारिक किरण इस तरह से आती है, और यहाँ पर से जब किरणें जब यहाँ से आती है तो ये इस तरह से क्या होता है, लौट जाता है। किरणें जब इस तरह से आती है तो और दर्पण से टकरा कर के यूँ लौट जाता है। ये आने वाली किरण जो होती है अपसारिक किरण कहलाती है, और आपतित किरण कहलाती है। और ये जाने वाली किरण क्या कहलाती है, परावर्तित किरण कहलाती है। क्योंकि आने वाली है तो ये आपतित किरण, और ये जाने वाली है तो क्या कहलाती है, परावर्तित किरण, है ना। परावर्तित की परावर्तित से लौट गया, आने वाली को आपतित। और ये जिस बिंदु पर मिलता है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। और इसके बीच में एक क्या होता है, अभिलंब होता है। उसके बीच में क्या होता है, अभिलंब होता है, यानी कि एक रेखा, काल्पनिक रेखा होता है जिसे हम अभिलंब कहते हैं। और काल्पनिक रेखा और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु के यानी कि अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तित कोण कहते हैं। आगे समझते हैं आप लोग देख सकते हैं परिभाषा से कि जब आप लोग देख सकते हैं परिभाषा से देख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी, चमकीली या कलई हुई सतह से जब टकरा कर इसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि रटा रटाया और लिखा, अपने मन से आप समझ जाएंगे। कोई भी प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से जब टकरा कर यूँ लौट जाती है, अपने माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश के इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब क्या है, बोर्ड में पूछे जाने वाला कि बोर्ड में क्या पूछा जाता है, तो बिहार बोर्ड में परीक्षा में विशेष रूप से पूछा जाता है प्रकाश के अपवर्तन की मुख्य 2 नियम, जो हर साल परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। प्रथम नियम पूछा जाता है, द्वितीय नियम पूछा जाता है। ये हर साल परीक्षा में आप लोगों को पूछ दिया जाता है। तो इसका कैसे होता है, तो इसके बारे में आप समझिए कि इसका कैसे होता है। तो ये जो आपतित किरण क्या होता है, यानी कि प्रथम नियम क्या होता है, प्रथम नियम कहता है कि आपतित किरण, आने वाली किरण और परावर्तित किरण,
है ना। और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। जैसे कि देख सकते हैं आने वाली आपतित किरण और ये जाने वाली परावर्तित किरण, है ना। और डाला गया लंब अभिलंब, ये क्या है, एक ही तल में है, एक ही तल में है कि नहीं। ये आने वाला भी आपतित किरण, ये जाने वाला और ये अभिलंब, ये तीनों क्या है, एक ही तल में। तो ये कहता है प्रथम नियम। अब दूसरा नियम समझते हैं। अब समझते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम का क्या कहता है, तो द्वितीय नियम क्या कहता है। द्वितीय नियम कहता है कि आपतन कोण आई, क्या, आपतन कोण आई, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर क्या होता है, आपस में बराबर होता है। यानी कि आपतन कोण आई, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर क्या होता है, आपस में कोण आई बराबर कोण आर होता है, हमेशा सदैव होता है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, भूलने का प्रयास नहीं कीजिएगा, ये पूछा जाता है ना। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये आपतित किरण हो गया, है ना, और ये आपतित किरण हो गया, ये जाने वाले परावर्तित किरण हो गया, और जो बीच में जो है काल्पनिक रेखा है ये अभिलंब हो गया, जिसे हम यन से सूचित करते हैं। इसे क्या से, यन से सूचित करते हैं। पूछ सकता है कि अभिलंब किस से सूचित किया जाता है, तो यन से सूचित किया जाता है ना। और जिस बिंदु पर डाला गया है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं, है ना। अब आगे समझते हैं कि गोलीय दर्पण। आप सबसे पहले समझ लेते हैं कि दीप्त वस्तु क्या होता है। आप उससे पहले आप लोगों को हम बता दें कि दीप्त वस्तु क्या होता है। ये टॉपिक भी छूट गया है, इसको समझ जाते हैं। तो दीप्त वस्तु क्या होता है, जिस वस्तु में जो वस्तु जो होता है प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे हम दीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे कि कौन प्रकाश उत्सर्जित करता है, सूर्य क्या करता है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। ये क्या करता है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। कोई अगर मोमबत्ती है ना, मोमबत्ती है, क्या करता है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो दीप्त वस्तु, अदीप्त वस्तु क्या होता है, अदीप्त वस्तु, अदीप्त वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे हम अदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा जो है क्या है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, ये दूसरे के पर चमकता है, तो ये अदीप्त वस्तु होता है। दीप्त वस्तु को ही आत्मदीप्त वस्तु कहते हैं, है ना। दीप्त वस्तु को ही आप लोग ध्यान रखिएगा कि आत्मदीप्त वस्तु भी उसे कहते हैं, दीप्त वस्तु को। पूछ सकता है आपको दीप्त वस्तु को, या तो दीप्त वस्तु या तो आत्मदीप्त वस्तु, आत्मदीप्त वस्तु, दोनों एक ही संज्ञा का नाम है। और आदित्य वस्तु जो है अलग होता है, जो कि जिसमें प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। तो आप लोग समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण कि आखिर गोलीय दर्पण और उसके मुख्य पद क्या है। तो आप लोगों को बता दें कि गोलीय दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण के बारे में पहले बात करते हैं, यानी अवतल दर्पण के बारे में पहले बात करते हैं। तो गोलीय दर्पण जो होता है, सबसे पहले समझते हैं कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है ना। इतना परिभाषा याद रखना है। पूछ देगा आपको कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण किसी परावर्तक सतह का उस भाग होता है, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखला गोला का भाग होता है। इस तरह से होता है, जैसे कि देख सकते हैं आप, यानी कि देख लेते हैं यहाँ पर, इस तरह से एक होता है और इस तरह से एक ऐसे होता है ना। इस तरह से होता है, बीच से इस तरह से बांट देते हैं, बीच से बांट देते हैं। और ये क्या होता है, एक का परावर्तक सतह इधर होता है, एक का राजदीप अंदर की ओर होता है ना। तो ये क्या है, एक प्रकार का खोखला गोला है। तो जिसका बाहर में राजदीप हो, जिसका बाहर में पेंट हो, क्या कहलाता है, अवतल कहलाता है। और जिसका अंदर में पेंट हो उसे उत्तल कहते हैं। कहे का मतलब, जिधर पेंट उधर प्रकाश नहीं आएगा, आएगा किधर, जिधर बिना पेंट रहेगा उधर, क्योंकि ये तो इधर पेंट है, जिधर दर्पण क्या है, इसका आगे है। इसका मतलब इसका जो धसल है, जिसका परावर्तक सतह, ये परावर्तक सतह है, क्या है, ये परावर्तक सतह है। जिसका परावर्तक सतह धसल रहे वो अवतल, जिसका परावर्तक सतह उठल रहे वो उत्तल। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये क्या है, एक खोखला गोला का भाग है। तो इसीलिए कहा गया है कि गोलीय दर्पण उस खोखले गोले का भाग होता है जो कि गोले का एक भाग होता है, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ये दो प्रकार के होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, जैसे कि आप लोगों को हम बता दिए। जिसकी ऊर्ध्वाधर अंदर की ओर धसी हो तथा बाहर कलई पेंट किया जाओ, यानी उसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। पूछ सकता है कि अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं। अक्सर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में अभिसारी दर्पण कौन है। ए में
अवतल, 2 में उत्तल, 3 में समतल। तो क्या मारिएगा, अवतल मारना है ना। उसके बाद ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, इस तरह से रहता है ना। अगला बात करते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करते हैं। तो गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करते हैं। ध्रुव क्या होता है? ध्रुव जो होता है गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये गोलीय दर्पण है, इसका बाहर में क्या है, ये परावर्तक, ये रचित हुआ है। तो गोलीय दर्पण के इधर से ये होता है, जो होता है मुख्य अक्ष होता है। ये क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है। आप लोग को पहले ये इधर बताते हैं, ये क्या होता है ना। ये जो होता है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सेंटर वाला, जो बीच वाला जो होता है, इसे हम पी कहते हैं, इसे ही हम ध्रुव कहते हैं। तो अब यहाँ पर दिया गया है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। इसे हम पी से शुरू करते हैं, है ना। उसके बाद अगला बात करते हैं वक्रता त्रिज्या। अगला बात क्या करते हैं, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? तो वक्रता त्रिज्या के पहले बारे में बात करते हैं। जिस तरह से ये गोलीय दर्पण दिया हुआ है, बाहर में ये रचित है, अंदर में क्या है, परावर्तक सतह है। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? तो इस तरह से एक लाइन होता है मुख्य अक्ष, यहाँ पर पी बिंदु होता है। वक्रता त्रिज्या बीच में सेंटर में सी एक बिंदु होता है, जिसे हम 2F भी कहते हैं, है ना। और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या होता है, R 2F होता है। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी यानी F होता है, यहाँ पर से F होता है, और बीच में एक F होता है, ये C होता है। यहाँ से यहाँ तक एक F, यहाँ से यहाँ तक 2F, यानी कि वक्रता केंद्र को हम 2F भी कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या के बारे में समझ गए होंगे आप लोग। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? तो वक्रता त्रिज्या R दर्पण के ध्रुव को वक्रता त्रिज्या के, है ना, R के ध्रुव के वक्रता त्रिज्या के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आगे समझते हैं मुख्य अक्ष, कि आखिर मुख्य अक्ष क्या होता है। आगे समझते हैं मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या होता है? तो मुख्य अक्ष जो होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है? तो दर्पण ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य दर्पण के ध्रुव P और C से गुजरने वाली रेखा, सीधी रेखा जो हम बताए थे, इस तरह से जो रेखा गुजरता है, उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। और मुख्य फोकस किसे कहते हैं? फोकस यानी केंद्र, दर्पण का जो सेंटर होता है, जो मेन फोकस होता है, कहाँ होता है? तो यहाँ पर एक C होता है, इसके बीच में F होता है ना। ये होता है बीच में, यानी कि C के बीच में F होता है। P और C के बीच में एक बिंदु F होता है, जिसे हम फोकस कहते हैं, है ना। और यहाँ से यहाँ तक बीच F होता है, यहाँ से यहाँ तक बीच दूरी F1 होता है, यानी कि F2 होता है, तो 2F हो जाता है। उसके बाद अब बात कर, तो हेलो दोस्तों, आज तक के लिए यहीं, कल मिलेंगे अगले सेशन में, नेक्स्ट पार्ट में इसका भी डाला जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।